अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों की पहली बड़ी कार्रवाई में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत की खबर ने पूरे देश और पश्चिम एशिया की राजनीति को हिला दिया है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ये पहली बार है जब ईरान की सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर अचानक खालीपन आया है। इस हमले को अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है। इस अभियान में सिर्फ खामनेई ही नहीं बल्कि ईरान के कई बड़े सैन्य और राजनीतिक नेताओं को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका का दावा है कि इससे ईरान की ताकत और उसका सत्ता ढांचा कमजोर हुआ है। शनिवार शाम तक खामनेई की मौत की खबरें फैल गई। इसके बाद ईरान के कई शहरों से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आई। कुछ जगह पर लोग शोक में थे तो कुछ वीडियो में ऐसे भी सामने आए जिनमें लोग जश्न मनाते दिखे। वीडियो में रहने वाले कई ईरानी भी इसे बड़े बदलाव के मौके के रूप में देख रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि सालों के विरोध प्रदर्शनों के बाद भी जो बदलाव नहीं आ पाया था वो अब संभव हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जनता से अपील की कि वे इस मौके का फायदा उठाकर अपनी सरकार वापस लें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन जरूरी और संभव है। इन बयानों से साफ है कि अमेरिका और इजराइल सिर्फ सैन्य जीत ही नहीं बल्कि राजनीतिक बदलाव भी चाहते हैं। रविवार सुबह ईरानी सरकारी टीवी ने आधिकारिक तौर पर खामनेई की मौत की पुष्टि की। इसके साथ ही 3 सदस्यीय अंतरिम परिषद बनाने की घोषणा की गई जो अस्थायी रूप से देश की कार्यकारी शक्तियां संभालेगी। सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की कि देश में स्थिरता बनी हुई है और संविधान के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अधिकारियों ने कहा कि व्यवस्था कायम है और घबराने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। ईरान में इस पद का चुनाव आम चुनाव की तरह नहीं होता। इसके लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नाम की एक संस्था जिम्मेदार होती है। ये संस्था संभावित नामों की समीक्षा करती है और बंद कमरे में बैठकर फैसले लेती है। मतदान प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं होती, इसीलिए बाहर की दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। पिछले कुछ सालों से ये अटकलें लगती रही हैं कि खामनेई के बड़े बेटे मुस्तफा खामनेई को आगे लाया जा सकता है, लेकिन हाल के हमलों में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई बड़े कमांडरों की मौत से अंदरूनी शक्ति संतुलन बदल सकता है। इतिहास बताता है कि जब खुद खामनेई सुप्रीम लीडर बने थे तब उन्हें सबसे मजबूत उम्मीदवार नहीं माना जा रहा था। इसीलिए इस बार भी अंतिम फैसला सबको चौंका सकता है। सैन्य दृष्टि से देखें तो ईरान को बड़ा झटका लगा है। कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। शीर्ष नेतृत्व में खालीपन है और फैसले आपात स्थिति में लिए जा रहे हैं। इसके बावजूद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। पहले 2 दिनों में ईरानी बलों ने कई अरबों देशों में मजबूत अमेरिकी ठिकानों और इजरायली लक्ष्य पर हमले किए। दुबई और कुवैत जैसे शहरों में भी मिसाइलें गिरी और लगातार गिर ही रही हैं, जिससे संघर्ष का दायरा बढ़ गया है। ये साफ दिखता है कि अपने नेताओं को खोने के बावजूद ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उसके पास मिसाइलें, ड्रोन और क्षेत्र में सहयोगी मिलिशिया समूह मौजूद है। अगर ये समूह सक्रिय रूप से युद्ध में शामिल होते हैं तो संघर्ष और फैल सकता है। ईरान शायद इस दबाव का इस्तेमाल युद्ध विराम या बेहतर शर्तों के लिए करना चाहे। दूसरी ओर लगातार हवाई हमले और अंदरूनी असंतोष सरकार के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर जनता दोबारा बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरती है और सुरक्षा बलों के कुछ हिस्से आदेश मानने से इनकार करते हैं तो इस्लामिक गणराज्य गंभीर संकट में पड़ सकता है। अभी स्थिति बहुत अनिश्चित है। एक तरफ ईरान कमजोर दिख रहा है, उसने अपना सर्वोच्च नेता खो दिया है, कई कमांडर मारे गए हैं और उस पर लगातार दबाव है। दूसरी तरफ उसके पास अभी भी संस्थागत ढांचा, सेना और जवाब देने की क्षमता है। इसीलिए सत्ता परिवर्तन का रास्ता आसान नहीं है। अली खामनेई की मौत ने ईरान को एक नए और अस्थिर दौर में पहुंचा दिया है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि क्या ईरान अपनी आंतरिक एकता बनाए रख पाता है, क्या नया नेतृत्व जल्दी चुना जाता है और क्या ये युद्ध पूरे क्षेत्र में फैलता है या किसी समझौते की ओर बढ़ता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर ईरान और पश्चिम एशिया पर टिकी हुई है। आप लोगों को क्या लगता है कि ईरान में कब तक ये सरकार इस तरीके से बरकरार रहेगी? तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।